कि अननोन अकाउंट से एक वीडियो कॉल आता है और आप उसको रिसीव करते हैं। सामने से कुछ न्यूड पिक्चर्स या वीडियोस आपके सामने होते हैं और उस टाइम पे आपका फेस उस वीडियो रिकॉर्ड में आ जाता है। उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके साथ ऐसा होता है और ब्लैकमेलिंग का शिकार वो कंटिन्यूस होते ही रहते हैं, लेकिन अपनी बात किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। इसी कुछ मुद्दों को लेकर या इस तरीके की जो वारदात होती रहती हैं, इनसे जुड़ी कुछ जानकारियां आज हम साइबर क्राइम सेल इंचार्ज शाहजहांपुर नीरज सिंह सर से जानेंगे और इन जो लोग इन चीज़ों का शिकार होते हैं उनको क्या करना चाहिए, इस बारे में भी बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका रागिनी टाइम्स में। थैंक यू। सर, आप जिस तरीके से ये सब हैंडल करते हैं, ये सिचुएशन आती है आपके आगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए उस टाइम पे कि कुछ लोग जो इस कंडीशन से निकल कर बाहर आते हैं वो मेंटली भी टॉर्चर होते हैं कि फिजिकली तो वो हो ही रहे हैं, अपना पैसा भी दे रहे हैं, ब्लैकमेल कंटिन्यू हो रहा है, उसके बाद वो मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसी भी नौबत आती है कि वो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, आज का जो दौर है वो मोबाइल और इंटरनेट का दौर है। आजकल इंटरनेट के बिना जो है ज़िंदगी कल्पना करना भी एकदम ऐसा लगता है जैसे कि कुछ मिसिंग है लाइफ में। जितनी इससे हमको सुविधा है उतनी ज़्यादा हमको सावधानी भी बरतनी है इंटरनेट और मोबाइल लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए। आजकल साइबर क्राइम ही इमर्जिंग थ्रेट है और बहुत ज़्यादा ये बढ़ भी रहा है। मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल पर ब्लैकमेल करना यही एक साइबर क्राइम नहीं है। साइबर क्राइम हर वो क्राइम जिसमें इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके कोई अपराध किया जाता है, वो सारे अपराध साइबर क्राइम में ही आते हैं और वो आईटी एक्ट की धाराओं के अधीन पनिशेबल हैं। बहुत तरह के साइबर क्राइम हैं आजकल। सबसे जो मेन चल रहा है वो फ़ोन करते हैं लोग, बोलेंगे कि आपका अकाउंट या कार्ड बंद होने वाला है और उसके बाद एक बेवकूफ़ बनाकर उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन लेके ओटीपी शेयर करा लेते हैं और फिर धीरे धीरे उनके अकाउंट से पैसा कट जाता है। कई बार क्या होता है कि लॉटरी का फ़ोन आ जाता है, लॉटरी बताते हैं कि आपकी लॉटरी लगी है एयरटेल की तरफ से, या कोई और रिनाउंड कंपनी रिलायंस का नाम लेंगे या टाटा का नाम ले लेंगे, बताएंगे लॉटरी में कार मिली है आपको या 1 लाख रुपया मिला है, आपने फ्रिज खरीदा था उसके ऊपर 1 लाख की लॉटरी लग गई है। इस तरह भी बेवकूफ़ बनाते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल्स ले लेते हैं और धीरे धीरे उनका पैसा निकाल लेते हैं। इसके साथ साथ कई बार हमने ये देखा है कि OLX पर हम जैसे कोई चीज़ बेचने के लिए डालते हैं, तो अभी मैं कुछ दिन पहले एक केस डिस्कस कर रहा था कि वो क्या करते हैं, जैसे किसी ने कोई चीज़ बेचने के लिए डाली है OLX पर, तो एक फ़ोन आएगा उनके पास, बोले सर हम इंटरेस्टेड हैं और हम ये आपका प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं। मान लीजिए वो लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, बाइक हो सकती है या कुछ और वैल्यूबल चीज़ हो सकती है। तो वो क्या कहते हैं, हम सर आपका प्रोडक्ट मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं ये लेना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट को, और 20,000 का प्रोडक्ट है मान लीजिए, तो कहते हैं सर हम 5,000 रुपये आपको एडवांस दे रहे हैं, बाकी जब हम आएंगे तो हम आपको पैसा दे के प्रोडक्ट ले लेंगे आपसे। वो क्या करते हैं, वो एक QR कोड जनरेट करके वो उसको भेजते हैं सेलर के पास, बोलते हैं सर ये QR कोड मैं भेज रहा हूँ, इसको स्कैन कर लीजिए अपने UPI से या पेटीएम वॉलेट से और पैसा आपको 5,000 मिल जाएगा। जबकि होता ठीक उल्टा है, QR कोड स्कैन करते ही पैसा उनके अकाउंट से कट के उनके पास चला जाता है। तो इसकी मैं आपको इससे बचने के तरीके भी बताऊंगा। और भी बहुत तरह के अपराध हैं। हम लोग अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को बहुत अच्छा नहीं रखते हैं। मैंने देखा है अक्सर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे प्राइवेसी सेटिंग्स को हम लोग एक्टिव नहीं करते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव नहीं करते हैं हम। तो उससे क्या होता है, हमारी प्रोफाइल पिक्चर्स चोरी हो जाती हैं। जो हमको टारगेट कर रहा है वो हमारी प्रोफाइल पिक्चर से सेम डुप्लीकेट प्रोफाइल बनाता है, क्लोन कर लेता है प्रोफाइल का, और उसी से धीरे धीरे हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली को रिक्वेस्ट भेजता रहता है। हम जाने अनजाने सोचते हुए कि अरे उन्हीं की प्रोफाइल है, सेम प्रोफाइल हो सकता है दोबारा रिक्वेस्ट भेजिए, हो सकता है अनफ्रेंड हो गए हो इसलिए भेजी हो, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर एक दिन जो है उस पर एक मैसेज आता है कि मैं ऐसे फंस गया हूँ, मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत है। तो वो पैसे टारगेट हिट करते हैं लोगों को, कोई ना कोई टारगेट हिट हो जाता है तो कुछ ना कुछ पैसा उनको
मिल जाता है वो पैसे को वापस कभी आता नहीं है। एक और तरह का फ्रॉड होता है, लड़कियों की प्रोफाइल पिक्चर्स, लड़कियों की फ़ोटोज़ डाउनलोड कर लेते हैं इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप की डीपी से, और उसको जो है एडिट करके वो लोग साइट्स पर अपलोड करते हैं या अपलोड करने की धमकी देते हैं और उसके बदले कुछ पैसे की डिमांड करते हैं। जैसा रागिनी ने बताया व्हाट्सएप कॉल वाला, ये आजकल कई बार सुनने में आया है। एक फेक प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, मे बी इंस्टाग्राम या फेसबुक से। बहुत सुंदर प्रोफाइल होगी और बड़ा अच्छा लगेगा, आपकी अपोजिट सेक्स की होगी हमेशा। आप लड़की हैं तो लड़के की रिक्वेस्ट आएगी, लड़के हैं तो लड़की की रिक्वेस्ट आएगी, और आप जाने अनजाने एक्सेप्ट कर लेंगे। 1-2 बार हाय हेलो होगा, उसके बाद सीधे फ़ोन नंबर शेयर होकर व्हाट्सएप पे बात होगी, चैटिंग होगी पहले। उसके बाद वो इतना आपको उत्तेजित कर देंगे उधर से कि आप उनको वीडियो कॉल उठाने पर मजबूर हो जाएं। उधर से या तो कोई लड़की बन के बात कर रहा होगा या लड़का बन के बात कर रहा होगा, आपसे वो वीडियो कॉल उठाएं कहेंगे, और आप वीडियो कॉल उठाएंगे, उधर कोई आपत्तिजनक चित्र चल रहा होगा, या तो वो कोई वीडियो हो सकता है या एक्चुअल कोई लड़का या लड़की उधर हो सकते हैं, वो नग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में हो सकते हैं, या किसी अन्य आपत्तिजनक स्थिति में हो सकते हैं। आप चूंकि वीडियो कॉल उठाएंगे, वो तैयार रहते हैं रिकॉर्ड करने को, वो आपकी वीडियो कॉल रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करते ही आपको ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो आप पहले से उनके टारगेट पे होते हैं। तो वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में होते हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट पूरी की पूरी उनके पास होती है, वो कई लोगों से कनेक्टेड होते हैं आपके, और यही धमकी आपको सबसे पहले देंगे कि हम इस वीडियो को आपके कॉन्टैक्ट्स को भेज रहे हैं। वो ये भी जानते हैं कि आपकी बहन कौन है, आपकी माँ कौन है, और इसी डर से वो आपसे पैसा उगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसका भी तरीका बताऊंगा कैसे करना। एक बात पूछनी थी कि जो ये सेक्सटॉर्शन क्राइम है, क्या जो ये लोग करते हैं ये वैसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो कैसे इंडिविजुअल पर्सन को ये टारगेट करते हैं कि हाँ इससे हमें पैसे मिलेंगे, या फिर किसी को भी ये लोग ऐसे ही अपना एक गैस करके उसको कॉल करते हैं, या पहले से ही उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के करते हैं? देखिए अक्सर क्या होता है, जैसा कि अब तक समझने में आया है, ये लोग किसी ना किसी व्यक्ति को टारगेट करके चलते हैं। पहले से ही ये टारगेट करते हैं, और टारगेट करने के बाद ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग आपकी उसी प्रोफाइल से आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानकारी करते हैं, कौन सिस्टर है, कौन ब्रदर है, कौन माँ है, कौन बहन है, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, या आपकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा है, ये सब जानकारी कर लेते हैं ये लोग आपकी फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल से ही। जैसा कि मैंने बताया, आजकल हम लोग जाने अनजाने अपनी खुद की जानकारियाँ नेट पे अपलोड कर देते हैं। हमारी हर जानकारी लगभग, कि हमारा घर कहाँ है, हमारी वाइफ कौन है, हमारा बच्चा कौन है, हमारी माँ कौन, फादर कौन, ये सब हम ऑलरेडी अपलोडेड रखते हैं। हम कहाँ के पढ़े हुए हैं, हम ये भी डालते हैं हम उसमें, और नौकरी कहाँ करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है उनके लिए बहुत सुविधाजनक होती है, और इन्हीं बातों का फ़ायदा उठाकर वो एक कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। आपका जो कॉमन इंटरेस्ट होगा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई की तरफ से आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी। आप आईटी कंपनी में हैं तो एक बहुत अच्छी प्रोफाइल आईटी कंपनी के नाम से क्रिएट करके वो आपको भेजेंगे। कॉमन इंटरेस्ट क्रिएट करके ये लोग प्रोफाइल बनाते हैं, और आप देखते ही समझेंगे कि यार मैं एचपी में काम करता हूँ और ये आईबीएम में काम करती है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, या हो सकता है कहीं हम लोग मिले हों कुछ, तो ध्यान नहीं रहता इतना, आदमी जाने अनजाने एक्सेप्ट कर लेता है। ये टारगेट करके ही करते हैं, और फिर ये जब टारगेट इनका हिट हो जाता है, उसके बाद जब ये रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियोज़, उसके बाद ये आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। तो सर जब ये लोग ब्लैकमेल करने लगते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आगे और बढ़ती है, इनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे जो ब्लैकमेल हो रहा है उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगर कभी इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ आती है कि उसको कोई फ़ोन पर ब्लैकमेल कर रहा है, सबसे पहले आप नज़दीकी थाने में अपने आप तुरंत या तो 112 पे फ़ोन कर दें, नहीं तो आप नज़दीकी थाने में जाएं। वहाँ हर थाने में हमारी साइबर हेल्प डेस्क है। उत्तर प्रदेश पुलिस के हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित है। वहाँ पर हर समय एक न एक अधिकारी मौजूद रहता है जो कि आपकी साइबर संबंधी
समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण करते हैं। उनके स्तर से जो संभव है वो करते हैं, नहीं तो वो आगे सीनियर ऑफिसर्स को एस्केलेट करते हैं। एक और हेल्पलाइन है 1930, ये भारत सरकार ने जारी किया है 1930। इस पर आप जब भी फ़ोन करेंगे तो आपकी साइबर क्राइम संबंधी सारी जानकारी वो दर्ज करेंगे कंप्लेन के रूप में, और संबंधित को वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। जिस भी संबंधित थाने की या जनपद की या स्टेट की होती है वो संबंधित जगह पहुंच जाती है। इसके साथ साथ इस पर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इस पर अन्य साइबर क्राइम जैसे बैंक फ्रॉड हो गया, आपकी प्रोफाइल से छेड़छाड़ हो गई, आपके कोई सोशल मीडिया से कोई छेड़छाड़ हो गई, या आपका कोई इस तरह से जैसा रागिनी ने बताया, तो आप 1930 पर कॉल करके, या इसकी वेबसाइट भी है cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in पर भी लॉगिन करके आप डिटेल्स भर सकते हैं, या सबसे इजी 1930 पर कॉल कर सकते हैं। कुछ समझ में ना आए तो 112 कॉल कर दें, पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए पहुंचेगी और आगे कार्रवाई के लिए आपको मदद करेगी। सर, जो भी इस चीज़ से जो झेल रहा होता है उसको ये लगता है कि अगर हम पुलिस तक जाएंगे तो शायद मेरी बातें ज़्यादा डिस्क्लोज हो जाएंगी, तो क्या इन सब चीज़ों को छुपाकर भी काम किया जा सकता है? नहीं, हम गोपनीयता बनाए रखते हैं। देखिए, महिलाओं के लिए तो हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमारी 1090 हमारी हेल्पलाइन चलती है, जिसमें महिला अधिकारी द्वारा ही महिलाओं की कंप्लेंट सुनी जाती है और उसमें पूर्ण गोपनीयता बनाई रखी जाती है, और उसकी मॉनिटरिंग जो है एसपी लेवल से ही होती है। हमारे ज़िले में जब कोई कंप्लेन आती है तो हमारे जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उस कंप्लेन की मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा एक 181 हेल्पलाइन भी है, उसमें भी कोई महिला अगर इस तरह की है जिसके साथ कोई घटना हो गई इस तरह की जो किसी को नहीं बता पा रही है, तो 181 पर भी वो कॉल कर सकते हैं। वहाँ काउंसलर्स होते हैं, वो काउंसलर आते हैं, आपको काउंसिल करते हैं, गाइड करते हैं, और संबंधित थाने में अगर कोई अपराध बनता है तो मुकदमा दर्ज कराने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति विशेष हमसे एज इन पुलिस से ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरी गोपनीयता बनाई रखी जाए, हम पूरा प्रयास करते हैं कि गोपनीयता बनी रहे, लेकिन जहां ज़रूरत होगी वहाँ पर जो है बताना पड़ता है, लेकिन हम गोपनीयता बनाए रखते हैं। हम समझते हैं कि व्यक्तिगत जानकारी इस तरह से किसी ने चुराई है और उसका वो मिसयूज़ कर रहा है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। किस सेक्शन के अंतर्गत सर आप ये क्राइम रखते हैं कि अगर क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो उसके साथ आप क्या करते हैं? ये आईटी एक्ट की विभिन्न धाराएं हैं। आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अधीन ये पनिशेबल ऑफेंस है, जिसमें इसके साथ साथ हम अगर कोई धोखाधड़ी कर रहा है ऑनलाइन या कोई किसी को धमकी दे रहा है तो उस आईपीसी की धाराएं भी साथ में लगाते हैं हम। ये सारी धाराएं दंड से इसमें दंड होता है सब में। सर, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने सॉल्व किया है और जो आप शेयर करना चाहें, जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ, हम भी अगर इस मामले में फंसे हुए तो हम निकल सकते हैं इन सब चीज़ों से? देखिए, अलग अलग तरह के इंसिडेंट्स हैं। फेक प्रोफाइल बनाना एक अलग इंसिडेंस है। एटीएम को हैक कर लेना, मतलब उसका पिन और ओटीपी प्राप्त कर लेना आपसे ही, और फिर पैसा विड्रॉ कर लेना उसमें से या ट्रांसफ़र कर लेना। एक और क्राइम होता है, आपको फर्जी वेबसाइट, आप जब कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए एलआईसी की आपको पॉलिसी लेनी है सपोज़ कीजिए, तो एलआईसी की नाम से मिलती जुलती वेबसाइट जो है आपको मिलेगी। आप उस पर बिल्कुल सेम लोगो होगा, सेम वेबसाइट होगी, बस थोड़ा सा यूआरएल में उसके हेरफेर होगा। आप LIC की जगह L1C लिखा होगा, आप ध्यान नहीं दे पाओगे उसको। आप उस पर जाएंगे, आप पॉलिसी पसंद करेंगे, पॉलिसी चूज़ करेंगे, पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट आपका चला जाएगा अननोन खाते में। उस तरह के भी फ्रॉड होते हैं। एक फ्रॉड ये होता है कि आपका कोई प्रोडक्ट ख़राब हो गया, मान लीजिए कंप्यूटर ख़राब हो गया, ये जिस कंपनी का है मुझे मेरे पास नंबर नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं कस्टमर केयर से बात करूँ, मैं कस्टमर केयर से बात करना चाह रहा हूँ अगर, तो मैं नंबर जैसे डालूँगा, मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट पे हम नंबर डालेंगे, हम ढूंढेंगे कस्टमर केयर फला कंपनी का, तो वो क्या होता है उसमें वहाँ पर नंबर्स भी फर्जी डाल रखे हैं इन लोगों ने। आप कॉल करेंगे उनको और वहाँ पर जो है फर्जी जगह नंबर लगेगा, वो आपसे डिटेल पूछेंगे और धीरे धीरे आपसे इन्फॉर्मेशन लेके वो आपके बैंक खाते में सेंड मनी कर लेंगे। इन सब से बचाव का तरीका सबसे मेन ये है, कभी भी आपको अगर कोई कस्टमर केयर नंबर प्राप्त करना है तो उस कंपनी की ऑथराइज वेबसाइट से प्राप्त करें,
उसके अलावा अगर किसी बैंक को फ़ोन करना है तो आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के पीछे हमेशा एक टोल फ्री नंबर लिखा होता है। सबसे मेन बात, कोई भी कस्टमर केयर नंबर 10 डिजिट का नहीं होता है, ये हमेशा जो है टोल फ्री नंबर्स होते हैं ज़्यादातर। और बैंक की KYC कभी भी 10 अंकों के मोबाइल नंबर से या लैंडलाइन नंबर से KYC या फ़ोन नहीं होता है, वो हमेशा एक टोल फ्री नंबर होता है। और SMS जो आते हैं हमारे पास, वो कभी भी 10 अंकों के नंबर से SMS किसी भी कंपनी या बैंक का नहीं आता है, वो हमेशा हेडर के साथ आता है। तो हमें ध्यान रखना है, किसी भी SMS में कोई भी फर्जी लिंक दिया हो तो उस लिंक को हमें ओपन नहीं करना है और उससे बच के रहना है। अननोन रिक्वेस्ट से बचें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अननोन व्यक्तियों की रिक्वेस्ट से बचें। हमें ये नहीं करना है कि हमारे फॉलोअर्स कितने हैं, हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम किस किस को जानते हैं, जिसको हम अपनी पर्सनल ज़िंदगी दिखाना चाहते हैं। हम उन्हीं को एक्सेप्ट करना चाहिए जिनको आप जानते हैं, या फ्रेंड को या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड को। उसके अलावा जैसा आपने बताया अभी व्हाट्सएप वाला जो आप स्टार्ट किया था हमने डिस्कस करना, वो भी बेसिकली लालच का ही नतीजा है। आप एक प्रोफाइल को आप एक्सेप्ट करते हैं बिना जानते हुए, फिर वो धीरे धीरे आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। उसके अलावा लॉटरी वगैरह लगना, इस तरह के फ़ोन आते हैं, ये भी लालच का ही नतीजा है कि अगर आपको लालच नहीं करेंगे तो आपका पैसा जो है आपके पास वो सेफ रहेगा। कोई दुनिया में चीज़ फ्री नहीं है। जब आपने लॉटरी डाली ही नहीं है, जब आपने यू डिड नॉट प्ले इन द गेम, तो आप जीत कैसे सकते हैं? ये बहुत सिंपल बात है। और कभी वो किस तरह की कोई घटना हो जाती है तो आप बेझिझक पुलिस के पास आएँ। पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के हर थाने में, हर जनपद में हमारी साइबर हेल्प डेस्क चल रही है। हमने सभी लोग ट्रेंड हैं वहाँ पर, वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। कोई भी घटना साइबर क्राइम संबंधी होती है या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है आपके साथ साइबर से, तो आप इंटरनेट के थ्रू तो आप बेझिझक थाने में आ सकते हैं। ये मेरी यही गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ शेयर की हैं। इसके साथ ही जो लोग देखेंगे हमारे व्यूअर्स, उनको भी लगेगा कि उनके अंदर हिम्मत है। अगर कुछ लोग ऐसा इस चीज़ का शिकार भी हुए हैं तो हो सकता है उनके अंदर हिम्मत आए, वो आगे इस चीज़ को कंटिन्यू ना करें और शिकायत कर सकें। बस मेरा यही कहना है कि जानकारी बचाव है। जितने ज़्यादा आप जागरूक रहेंगे उतने ज़्यादा बचाव करेंगे। कभी भी किसी फ़ोन पर आप कोई OTP शेयर ना करें, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से बचें, फ़ोन पर कभी KYC बैंक को ना कराएं, लॉटरी या अन्य तरह के झांसे देने वाले फ़ोन कॉल या वेबसाइट या SMS से बचे रहें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल पर और व्हाट्सएप पर हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखें, जिससे कि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बचे रहे। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स दोबारा चेक कर लें। उसमें ऐसा ना हो कि आपके जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आप अपलोड कर रहे हैं वो पब्लिकली सबको व्यू हो रहे हैं। आप टारगेट ऑडियंस को भी उसको दिखा सकते हैं जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं। इसके अलावा अगर कोई घटना हो जाती है तो 1930 112 या आप थाने विजिट करके हमारे पास कंप्लेन लिखा सकते हैं। धन्यवाद।